जरा सोच कर देखो, अगर दुनिया की कुछ सबसे अजीब कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किसी असली इंसिडेंट पर बेस्ड हों तो? ऐसे इंसानों जैसे दिखने वाले क्रीचर्स जो आम इंसानों से कई गुना लंबे थे, जिनकी ताकत का मुकाबला करना नियरली इम्पॉसिबल था, इन्हें ही जायंट्स यानी दैत्य कहा जाता है। हजारों सालों से दुनिया की अलग अलग कल्चर, सिविलाइजेशन और फोक टेल्स में दैत्य का जिक्र मिलता आया है। और बचपन में हम में से ज्यादातर लोगों ने जैक एंड द बीन स्टॉक जैसी कहानी जरूर सुनी होगी। ऐसी स्टोरीज ने ही हमारे दिमाग में जायंट्स की एक इमेज बना दी जो काफी लंबे, डरावने, बेहद ताकतवर और थोड़े बेवकूफ या कई बार इंसानों को अपना शिकार बनाने वाले क्रीचर्स होते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है, क्योंकि इन जायंट्स का जिक्र सिर्फ फेरी टेल्स या फोल्कलोर में ही मेंशन नहीं है, बल्कि उनका नाम दुनिया की कुछ सबसे पुरानी किताब और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। यहां तक कि कई रिलीजन्स के एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी इनके बारे में लिखा गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या दैत्य सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन थी, या फिर कभी सच में इस धरती पर ऐसे मैसिव क्रिएचर्स रहते थे जिसकी याद आज सिर्फ पुरानी कहानी और एंशिएंट रिकॉर्ड्स में बचा रह गया है। पुरानी रिलीजियस बुक्स, जिनमें से एक बाइबल भी है, बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में इन डीमंस या जायंट को नेफिलिम कहा गया है। बाइबल के मुताबिक नेफिलिम जो थे वो फॉलन एंजल्स और इंसानी औरतों की संतान थे। बाइबल की फर्स्ट फाउंडेशनल बुक को बुक ऑफ जेनेसिस कहा जाता है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 4 में लिखा है कि तब से पृथ्वी पर नेफिलिम रहा करते हैं। इसमें लिखा है जब परमेश्वर के बेटे इंसानों की बेटियों के पास आए और उनके साथ रहे, जिससे उनके बच्चे पैदा हुए। कहा गया है कि जो बच्चे इनसे पैदा हुए यही वो लोग थे जो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताकत, वॉर स्किल्स और फेम की वजह से प्राचीन दुनिया के सबसे फेमस वॉरियर्स बन गए। ऐसे नाम जिनकी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। 20वीं सदी के शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन ग्लोब और साइंटिफिक अमेरिकन जैसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में ऐसी रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि कुछ जगह से बहुत बड़े साइज के इंसानी कंकाल को खोजा गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन रिमेन्स को आगे की जांच के लिए स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन भेजा गया है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी रिसर्च, म्यूजियम और आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद उन अलेज्ड जायंट स्केलेटन्स के बारे में दोबारा कभी कोई जिक्र भी नहीं किया गया। और यहीं से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया कि क्या स्मिथसोनियन ने उन जायंट स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर जानबूझकर उसे हमेशा के लिए छिपा दिया, ताकि आर्कियोलॉजी के पहले से लोगों को बताए गए उसके इतिहास पर कोई सवाल ना उठे, जिस पर लोग सालों से भरोसा करते आए हैं। और अगर ये सबूत दुनिया के सामने आ जाता तो इतिहास का वो पूरा नैरेटिव ही बदल जाता जो हमें हमेशा से दिखाया गया है। तो क्या जायंट्स सच में एग्जिस्ट करते थे, या फिर ये सब सिर्फ फोल्कलोर और लेजेंड का हिस्सा हैं? और अगर वो सच में हैं तो आखिर उन्हें छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और आखिर 2002 में अफगानिस्तान के कंदाहार में ऐसा क्या हुआ था जब एक स्पेशल फोर्सेस टीम एक मिसिंग हुए यूनिट की तलाश में निकली थी? 16 अगस्त 2016 को पहली बार पोस्ट किया गया, और जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया एक वीडियो में एले मार्जुली ने मिस्टर के नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में मिस्टर के ने कहा था कि वो एक सैनिक थे और उन्होंने अपनी आंखों से कंदाहार जायंट को देखा था। मिस्टर के अकॉर्डिंग जब उनकी टीम उस इलाके में पहुंची तो उन्होंने एक बहुत बड़े जायंट को हाथ में भाला लिए खड़ा देखा। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, उस जायंट ने डैन नाम के एक अमेरिकन सोल्जर को अपने भाले से मार डाला। इसके बाद मिस्टर के और उनके साथ मौजूद स्पेशल फोर्सेस के बाकी सोल्जर्स ने उस जायंट पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक चली गोलीबारी के बाद आखिरकार वो जायंट मारा गया। मिस्टर के अकॉर्डिंग ये घटना 2002 की है, जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अपने पीक पर था। उस समय यूएस आर्मी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लार्ज स्केल पर मिलिट्री ऑपरेशंस चला रही थी। उस दौर में कंदाहार प्रोविंस को तालिबान का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था और वहीं सबसे ज्यादा लड़ाई भी हो रही थी। यानी अगर मिस्टर के की कहानी सच है तो ये अलेज्ड जायंट किसी इमेजिनरी जगह पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन के बीच मिला था। कहानी के मुताबिक ये सब 2002 में शुरू हुआ, जब अफगानिस्तान के सदर्न पार्ट में बसे कंदाहार के एक बेहद सुनसान और दूर पहाड़ी इलाके में गश्त पर गई अमेरिकी सैनिकों की एक टीम अचानक लापता हो गई। काफी समय बीत गया, लेकिन जब उनसे कोई रेडियो कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनसे बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी ही सुनाई दे रही थी। और जब यह साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है तो हालात को देखते हुए सेना ने उनकी तलाश के लिए एक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट को उस इलाके में भेजा। कई घंटों तक उन ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों में तलाश करने के बाद स्पेशल फोर्सेस की टीम आखिरकार एक गुफा तक पहुंची। गुफा के बाहर का नजारा बेहद अजीब था।
उस गुफा के बाहर सैनिकों का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था, लेकिन जिन लोगों की तलाश में वो इतनी दूर आए थे उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कोई निशान छोड़े अचानक से हवा में कहीं गायब हो गए हैं। और तभी गुफा के सामने उनका सामना उस मिस्टीरियस कंदाहार जायंट से हुआ जिसके बारे में आज तक बहस खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे ये कहानी लोगों तक पहुंचती गई, उसमें कुछ न कुछ नए नए डिटेल भी ऐड होता चला गए। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि वो इंसानों जैसा दिखने वाला क्रीचर करीब 15 फीट लंबा था। उसके लाल बाल थे, हाथों और पैरों में 6-6 उंगलियां थीं और उसने मॉकसिन्स पहने हुए थे, चमड़े से बने ट्रेडिशनल जूते जिन्हें नॉर्थ अमेरिका की कई इंडिजिनस ट्राइब्स सदियों से पहनती हैं। और उसके पूरे शरीर से लाश जैसी तेज बदबू आ रही थी। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस की टीम गुफा के पास पहुंची, वो जायंट अचानक अंधेरे गुफा से बाहर निकला और सैनिकों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उसने एक सोल्जर को अपने लंबे भाले से आर पार कर दिया। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स ने बिना एक सेकंड गवाए उस पर तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उस स्क्वाड के पास M4 कार्बाइन्स, M249 लाइट मशीन गन और M107 बैरेट .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल जैसे बेहद ताकतवर हथियार थे। इतनी जबरदस्त फायर पावर अगर एक ही टारगेट पर कुछ सेकंड के लिए भी बरसाई जाए तो उसका बच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन उस क्रीचर को मार गिराना इस कहानी का अंत नहीं था। इतनी फायरिंग की वजह से उस क्रीचर के मारे जाने के बाद सैनिकों ने उसके एक्सट्रैक्शन के लिए तुरंत कॉल किया और कुछ ही देर में एक चिनूक हेलीकॉप्टर वहां उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा। कई सोल्जर्स ने मिलकर उस क्रीचर की भारी भरकम बॉडी को हेलीकॉप्टर में लादा, जहां से उसे आगे एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन तक ले जाया गया और फिर वो जायंट हमेशा के लिए गायब हो गया। ना उसकी कोई तस्वीर कभी सामने आई, ना कोई ऑफिशियल रिपोर्ट और ना ही उसके बाद किसी ने उसे दोबारा देखा। बस यहीं से इस पूरी कहानी ने एक मिलिट्री इंसिडेंट से बढ़कर दुनिया की सबसे चर्चित जायंट कॉन्स्पिरेसी में अपनी जगह बना ली। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद उस मिशन में इन्वॉल्व सभी सोल्जर्स से स्टैंडर्ड फॉर्म 312 पर साइन करवाया गया। ये यूएस गवर्नमेंट का एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट यानी NDA है। इस लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद किसी भी क्लासिफाइड मिशन की इंफॉर्मेशन पब्लिक करना लीगली मना है। और अगर इस कहानी पर यकीन किया जाए तो इसका मकसद साफ था कि जो कुछ उस पहाड़ी इलाके में हुआ वो वहीं तक रहना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि हर सीक्रेट हमेशा छुपा नहीं रहता। सालों तक इस पूरे इंसिडेंट पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर इस मिशन में इन्वॉल्व कुछ सैनिक सामने आए। उनका कहना था कि लोगों को सच जानने का हक है, इसलिए जो कुछ उस दिन हुआ था उसे हमेशा के लिए लोगों से छिपाकर नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए अब इस क्लेम के सच को पता करने के लिए 2016 में स्नोप्स, जो इंटरनेट पर वायरल होने वाले क्लेम्स और रूमर्स की फैक्ट चेकिंग करने वाली एक पॉपुलर वेबसाइट है, उसने सीधे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कॉन्टैक्ट किया। उनसे पूछा गया कि क्या कंदाहार जायंट नाम के इस इंसिडेंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट का जवाब साफ था। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें कंदाहार में किसी जायंट क्रीचर के साथ स्पेशल फोर्सेस का सामना हुआ हो या उस एनकाउंटर में किसी क्रीचर ने अमेरिकन सोल्जर की जान ली हो। इतना ही नहीं, डिफेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला। ना ही अफगानिस्तान में किसी स्पेशल फोर्सेस टीम के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का कोई प्रेस रिलीज अवेलेबल है और ना ही किसी ऐसे ऑपरेशन का कोई रिकॉर्ड ही मिला जिसमें स्पेशल फोर्सेस का सामना किसी जायंट क्रीचर से हुआ हो। लेकिन यहीं से ये कहानी एक और इंटरेस्टिंग टर्न लेता है, क्योंकि हर बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में अक्सर यही कहा जाता है कि किसी सबूत का ना मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली, जब स्नोप्स ने इस स्टोरी को झूठा बताया तो उसका असर ठीक उल्टा हुआ। खासकर क्रिप्टिड कम्युनिटी में, यानी ऐसे लोगों के बीच जो बिगफुट, लॉक नेस मॉन्स्टर और ऐसे ही दूसरे अनएक्सप्लेन्ड क्रीचर को सच मानते हैं, उन लोगों का इस कहानी पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया। उनका लॉजिक था कि अगर इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं थी तो फिर इसे इतनी जल्दी डिसमिस करने की जरूरत ही क्या थी। उनके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों से छिपा रही हो जो अगर कभी बाहर आ गई तो इतिहास को लेकर हमारी समझ पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए उनके हिसाब से इस पूरे मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश की गई है। इस कहानी को और भी हवा तब मिली जब रिसर्चर LA मार्जुली खुलकर इसके सपोर्ट में सामने आए। उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज और वेबसाइट्स पर कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इस पूरे मामले को जानबूझकर दबा रही है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि बाइबल की प्रिडिक्शन से रिलेटेड बातें आम लोगों तक पहुंचे। उनका मानना था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन कभी पब्लिक हो गई तो इतिहास और बाइबल दोनों को लेकर लोगों का नजरिया बदल जाएगा। और मार्जुली का कहना था कि लोगों को ये सब जानने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि अगर सचमुच
15 या 18 फीट लंबे इंसानों जैसे जीव इस धरती पर घूम रहे हैं और हमारी अमेरिकन मिलिट्री ने उनमें से किसी को मार गिराया है, तो अमेरिकन सिटीजन्स होने के नाते हमें इसके बारे में जानने का पूरा हक है। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई ऐसी क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जिसे कि जनरल पब्लिक से हमेशा छिपा कर रखा जाए, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये सीधे बाइबल की प्रिडिक्शन से कनेक्टेड है। मार्जुली का मानना था कि कंडाहार में देखा गया ये मिस्टीरियस क्रीचर कोई ऑर्डिनरी जायंट नहीं, बल्कि नेफिलिम था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की जेनेसिस और नंबर्स में नेफिलिम का जिक्र ऐसे जायंट्स के रूप में मिलता है जिन्हें फॉलन एंजल्स और इंसानी औरतों की संतान बताया गया है। मार्जुली के अकॉर्डिंग ये जायंट्स कभी उस इलाके में रहते थे जिसे आज मिडल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि इनका एग्जिस्टेंस नोआ के आर्क वाली ग्रेट फ्लड से पहले भी था और उसके बाद भी, यानी उनके हिसाब से उस ग्रेट फ्लड ने नेफिलिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि उनमें से कुछ किसी न किसी फॉर्म में बच गए थे। नोआज आर्क बाइबल की सबसे फेमस स्टोरीज में से एक है, जिसमें बताया गया है कि जब पूरी दुनिया में एक भयानक बाढ़ आने वाली थी तो गॉड ने नोएज को एक बड़ी सी नाव बनाने का आदेश दिया ताकि वो अपने परिवार के साथ साथ हर तरह के जानवरों के पेयर्स को भी उस ग्रेट फ्लड से बचा सके। और बाइबल के अनुसार इस बाढ़ के बाद पूरी दुनिया एक नए सिरे से शुरू हुई। और बाइबल के स्टोरी के बेस पर मार्जुली का कहना कि अगर नेफिलिम सच में एग्जिस्ट करते थे तो वो इस बाढ़ में पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, बल्कि किसी न किसी रूप में उनका एग्जिस्टेंस उसके बाद भी है और कंदाहार जायंट उसी का एक सबूत हो सकता है। लेकिन यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। बाद में सामने आए एक रिकॉर्ड में ये पता चला कि 2002 में कंदाहार में जिस डैन नाम के सोल्जर की मौत हुई थी वो फर्स्ट क्लास सर्जेंट डैनियल रोमेरो थे, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी मौत किसी जायंट के अटैक में नहीं बल्कि 3 दूसरे सोल्जर्स के साथ हुए एक एक्सप्लोजन में हुई थी। अब यहीं से इस कहानी को लेकर 2 अलग अलग थियोरीज सामने आती हैं। पहला ये कि क्या कंदाहार जायंट की कहानी बाद में बनाई गई थी ताकि एक असली मिलिट्री इंसिडेंट को मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी में बदल दिया जाए, या फिर दूसरा कि क्या ऑफिशियल बॉम्ब ब्लास्ट वाली कहानी ही पूरा सच नहीं बताती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और इंसिडेंट को छिपाने के लिए यही एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने रखी गई हो? इन दोनों में से सच क्या है, इसका कोई पक्का जवाब आज तक तो नहीं मिला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इस कहानी को कंफर्म नहीं करता हो, फिर भी कंदाहार जायंट की कहानी 2002 में उस इलाके में तैनात रहे कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स और वेटरन्स के बीच आज भी एक ओपन सीक्रेट की तरह है। और कुछ वेटरन्स का कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद उन्हें एक अजीब सी ब्रीफिंग दी गई थी। उनसे कहा गया था कि अगर कभी किसी सामने वाले दुश्मन पर गोली चलानी पड़े तो सिर्फ उसके सिर पर ही नहीं बल्कि सिर से थोड़ा ऊपर निशाना लगाना। लेकिन सवाल यह है कि सोल्जर्स को ऐसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? वो किस दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए ब्रीफिंग दे रहे थे? खैर, अब ये क्रीचर वाली बात सिर्फ एक रूमर था या फिर किसी ऐसी चीज के लिए तैयारी जिसके बारे में आम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। शायद इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कंदाहार जायंट की ये कहानी आज भी इंटरनेट की सबसे फेमस मिलिट्री मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी स्टोरी में गिना जाता है। और शायद यही वजह है कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी लोग आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर किसी ऐसे सच की झलक जो कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाया।